नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत दुनिया की सुपर पावर बनने वाला है और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानेगी। लेकिन ये बातें आर्थिक आंकड़ों और हेडलाइंस तक ही सीमित रहती हैं। जमीनी हकीकत बहुत कड़वी है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेलों की दुनिया के वर्ल्ड वॉर यानी ओलंपिक्स के नतीजों का विश्लेषण हमने कर लिया है और ये नतीजे साफ साफ कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सुपर पावर नहीं है। भारत से ऊपर 66 देश और हैं। ओलंपिक्स में सिर्फ 2 मेडल जीतने वाला भारत दुनिया के 207 देशों में 67वें नंबर पर है। खेलों के वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने दुनिया को यह बता दिया है कि वो सुपर पावर था, सुपर पावर है और सुपर पावर बना रहेगा, जबकि चीन ने खेलों की दुनिया में भी ये साबित कर दिया है कि वो भारत से बहुत आगे है। अक्सर कहा जाता है कि भारत में दूध और घी की नदियां बहती हैं और भारत में हर घर में शेर पैदा होते हैं। हिंदी फिल्मों में भी वीर रस से भरे हुए गाने आपने जरूर देखे होंगे जिनमें यह कहा जाता है कि ये देश है वीर जवानों का। लेकिन खेलों के वर्ल्ड वॉर में यानी इस विश्व युद्ध में हमारे देश के वीर जवान, पहलवान और कई अन्य खेलों के तमाम खिलाड़ी चित हो जाते हैं और भारत को एक एक मेडल के लिए तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। ओलंपिक्स को सिर्फ खेल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये खेलों का वर्ल्ड वॉर है और इसके नतीजों का डीएनए टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्र के तौर पर कितना दम है और दुनिया के मैदान में आज हम कहां पर खड़े हुए हैं। आंकड़ों से भरपूर यह विश्लेषण आज आपकी आंखें खोल देगा। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ का पानी सौभाग्य की निशानी कैसे हो सकता है। ये बाढ़ का उत्सव मनाने वाली राजनीति पर चोट करने वाला एक डीएनए टेस्ट होगा। हम बाढ़ की कसौटी पर भारत और बांग्लादेश का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जब बांग्लादेश में बाढ़ आती है तो किस तरह वहां के स्कूल पानी के ऊपर तैरने वाली सोलर बोट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है जो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से हमारे पास आई है। इसके बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम भारत और रूस की हवाई दोस्ती का एक वीडियो विश्लेषण आज करेंगे। भारत और रूस मिलकर अब जो करिश्मा करने वाले हैं वो दुनिया की कई बड़ी सैन्य ताकतों के होश उड़ा देगा। भारत और रूस मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले हैं। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था किसी किले जैसी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर इतनी तेज रफ्तार से हवाई हमला करने में सक्षम होगा कि दुनिया को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस खबर में जबरदस्त तस्वीरें हैं और तेजी भी है। आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं और हो सकता है इस संवाद के बाद आपका मूड खराब हो जाए, लेकिन कई बार कड़वी गोली खानी पड़ती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत दुनिया की सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और तमाम आंकड़े और हेडलाइंस के जरिए अक्सर हमारे पास ये खबर आती रहती है कि भारत दुनिया की आर्थिक सुपर पावर बन गया है और वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत के लोग शक्तिशाली अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। लेकिन असलियत में ये बातें काल्पनिक हैं क्योंकि खेलों के वर्ल्ड वॉर में हम हार चुके हैं। ओलंपिक्स को आप खेलों का वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, खेलों का विश्व युद्ध कह सकते हैं और इस वर्ल्ड वॉर में सिर्फ शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता ही काम आती है। इस वर्ल्ड वॉर में कोई संधि या समझौता नहीं हो सकता। वैसे तो डीएनए एक पॉजिटिव कार्यक्रम है और हम आपको देश हित से जुड़ी हमेशा पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी मौके पर अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें जमीनी हकीकत भी पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को हमारा ये विश्लेषण आज नेगेटिव लगेगा, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ता है ताकि हमें अपनी गलतियां सुधारते हुए आगे बढ़ने की दिशा मिल सके। इसलिए आज देश के 132 करोड़ लोगों को जगाने का वक्त आ चुका है। खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट यानी रियो ओलंपिक्स खत्म हो चुका है और इसके रिजल्ट सामने आ गए और मुझे बेहद अफसोस के साथ ही आपको यह कहना पड़ रहा है कि इस समय भारत दुनिया की सुपर पावर नहीं है। हम दुनिया में 67वें नंबर पर हैं और हमारे हाथ में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। अक्सर कहा जाता है कि भारत में दूध और घी की नदियां बहती हैं और भारत में हर घर में शेर पैदा होते हैं। हिंदी फिल्मों में भी वीर रस से भरे हुए गाने आपने जरूर देखे और सुने होंगे जिनमें यह कहा जाता है कि यह देश है वीर जवानों का।
लेकिन खेलों के वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के वीर जवान, पहलवान और कई अन्य खेलों के तमाम खिलाड़ी चित्त हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और भारत को एक एक मेडल के लिए तरसना पड़ता है। ओलंपिक्स को सिर्फ खेल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये खेलों का वर्ल्ड वॉर है और इसके नतीजों का डीएनए टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्र के तौर पर कितना दम है और दुनिया के मैदान में आज हम कहां पर खड़े हुए हैं। 21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर बॉम्ब, बंदूक और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से दुनिया के नक्शे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। रियो ओलंपिक्स 2016 में भारत एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर 67वें स्थान पर है। जी हां, 67th पोजीशन। जबकि खेल की दुनिया के वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 121 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। ब्रिटेन 67 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा और चीन 70 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन के कुल मेडल चीन से कम है, फिर भी वो चीन से ऊपर क्यों है? तो हम आपको बता दें कि ब्रिटेन ने ओलंपिक्स में चीन के मुकाबले ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। एक तरह से अगर माना जाए तो ये दुनिया की नई व्यवस्था है, जिसे हम अंग्रेजी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। खेलों के इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बता दिया है कि वो सुपर पावर था, सुपर पावर है और आने वाले दिनों में भी वही सुपर पावर रहेगा। ठीक इसी तरह भारत के पड़ोसी चीन ने भी यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में चीन ही सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत है और भारत के सामने चीन की जो चुनौती है वो नकली नहीं है, वो बिल्कुल असली है और चीन ने एक तरह से ओलंपिक्स में भारत को आईना दिखा दिया है। हल्के फुल्के अंदाज में आप ये भी कह सकते हैं कि दूध घी खाने वाले हार गए और पिज्जा, बर्गर और चाइनीज फूड खाने वाले जीत गए। हमारे देश की वास्तविकता यही है कि 21वीं सदी में समाज का उच्च वर्ग दिन प्रतिदिन और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और खेलों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी अब बची नहीं। वो सिर्फ खेलों को देखना चाहता है, खेलना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ मध्य वर्ग अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर उच्च वर्ग में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है और इसी संघर्ष की वजह से मध्य वर्ग यानी हमारे देश का मिडिल क्लास वर्ग खेलों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। शायद इसीलिए हमारे देश में कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। दुख इस बात का भी है कि 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में 68 करोड़ पुरुष हैं और 64 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारा देश कुछ लाख की जनसंख्या वाले छोटे से देशों से भी पिछड़ जाता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को अगर हम छोड़ भी दें तो क्यूबा, जमैका, इथोपिया और कीनिया जैसे देश संसाधन और जनसंख्या के लिहाज से हमसे बहुत छोटे हैं, फिर भी मेडल्स की टैली में वो हमसे ऊपर ही रहते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए अब हम रियो ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे और हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि इसे सिर्फ खेल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये खेल नहीं है, बल्कि ये आपको भारत एक राष्ट्र के तौर पर कितना ताकतवर है, भारत की आबादी में कितनी ताकत है, ये आपको इन खेलों से पता चलेगा। रियो ओलंपिक्स की मेडल टैली की रैंकिंग को प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से गणित लगाकर देखें तो 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में हर 10 लाख लोगों पर 0.001 यानी 0.001 मेडल है। जबकि भारत के मुकाबले ऐसे देश जिनकी आबादी 10 लाख भी नहीं है, उनका प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है। उदाहरण के तौर पर कैरिबियन देश ग्रेनेडा, जिसकी आबादी 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, उसने ओलंपिक गेम्स में 1 सिल्वर मेडल जीता है। 3 लाख से कुछ ज्यादा आबादी वाले बहामास को 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल सहित 2 मेडल्स मिले हैं। जबकि 27.5 लाख की आबादी वाले जमैका ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर 11 पदक जीते, यानी हर 10 लाख लोगों पर 4 मेडल्स। मेडल टैली की रैंकिंग को हर 100 एथलीट्स के पैमाने पर अगर तोलकर देखा जाए तो यहां पर भी 118 एथलीट्स का दल भेजने वाला भारत दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता। अलग अलग देशों के हर 100 खिलाड़ियों पर जीते गए मेडल्स का अगर औसत निकाला जाए तो अजरबैजान ने हर 100 खिलाड़ियों पर 48 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। इस मामले में अमेरिका ने हर 100 खिलाड़ियों पर 45 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। इसी तरह तजिकिस्तान ने हर 100 खिलाड़ियों पर 42, नॉर्थ कोरिया ने 40, रशिया और ब्रिटेन ने 39, जमैका ने 38 और इथोपिया ने 35 मेडल जीतने का औसत
हासिल किया है, जो भारत से कहीं ज्यादा है। जबकि इस औसत के लिहाज से भारत ने 100 खिलाड़ियों पर सिर्फ 1.7 मेडल्स जीते हैं। इसे अगर हम राउंड फिगर में कर दें तो 100 खिलाड़ियों पर भारत ने 2 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक की सफलता पर मंगल गीत गाने में कोई बुराई नहीं है। अन्य खिलाड़ियों की विफलता पर शोक प्रकट करना भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें देश में खेल और खिलाड़ियों की बदहाल तस्वीर पर मंथन करने की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि भारत आज तक ओलंपिक्स की मेडल टैली में 23वें और 71वें नंबर के आसपास 71वें नंबर के बीच घूमता रहा है। वर्ष 1984, 1988 और 1992 में ऐसा भी हुआ कि हमने ओलंपिक्स में करीब 50 से ज्यादा खिलाड़ी भेजे, लेकिन उन्हें एक भी कामयाबी नहीं मिली। पिछले 24 वर्षों के दौरान ओलंपिक गेम्स में भारत के सूखे की अगर बात करें तो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स और 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में भारत को एक सिल्वर मेडल मिला। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में तस्वीर थोड़ी बदली और भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल सहित 3 मेडल जीते, जबकि लंदन ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन अब तक सबसे बेहतर रहा। वहां 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 6 मेडल्स भारत ने जीते थे। लेकिन रियो ओलंपिक्स में यह आंकड़ा एक बार फिर से वापस वहीं पर पहुंच गया। इस बार हमें सिर्फ 2 मेडल्स मिले, यानी जहां से हमने शुरुआत की थी, भारत की उम्मीदें आज वहीं पर जाकर गिर गई। जिस तरह युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने के लिए मजबूत तैयारी के साथ साथ दुश्मन की कमजोरियों पर भी नजर रखनी होती है, उसी तरह खेलों का वर्ल्ड वॉर कहलाने वाले ओलंपिक्स में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए समझना होता है कि आपका प्रतिद्वंदी कहां गलती कर सकता है। लेकिन भारत ज्यादातर खेलों में प्रतिद्वंदियों की कमजोरी और ताकत दोनों का आकलन ठीक से नहीं कर पाया और नतीजा यह रहा कि भारत को सिर्फ 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। अब हम आपको भारत की उन 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो ओलंपिक्स में भारत के खराब प्रदर्शन की वजह बनी। पहली गलती थी ओलंपिक्स में भारत की खराब शुरुआत। कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत करने वाले आधी जंग ऐसे ही जीत लेते हैं, लेकिन भारत ओलंपिक्स में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया और इससे बाकी खिलाड़ियों पर दबाव बनता चला गया। भारत के कई खिलाड़ी ऐसे थे जो दबाव में बिखर गए। शूटिंग के फाइनल में जीतू राय अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी दोहरा नहीं पाए। महिला शूटर अपूर्वी चंदेला का कहना था कि आखिरी वक्त पर उनका दिमाग ब्लैंक हो गया था। भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी दबाव का सामना नहीं कर पाई। जिन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, उनमें से ज्यादातर पूरे भारत में खेले ही नहीं जाते। जैसे हॉकी के ज्यादातर खिलाड़ी उत्तर और पूर्वी भारत से आते हैं, जबकि बॉक्सिंग के मजबूत खिलाड़ी हरियाणा और उत्तर पूर्व से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह कुश्ती जैसा खेल उत्तर भारत में ज्यादा खेला जाता है। खिलाड़ियों के साथ हुए विवादों ने भी बाकी खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर असर डाला और आपको याद होगा रेसलर नरसिंह यादव का डोपिंग विवाद, सुशील कुमार के साथ उनका टकराव और भारतीय नेताओं और अधिकारियों का रवैया भी खिलाड़ियों का ध्यान भटकाता रहा। भारत में ज्यादातर स्पोर्ट्स फेडरेशंस पर खिलाड़ियों का नहीं बल्कि राजनेताओं का कब्जा है। बॉक्सिंग का संचालन करने के लिए भारत में अभी कोई औपचारिक संस्था तक नहीं है। इसी तरह जिम्नास्टिक्स फेडरेशन में अंदरूनी गुटबाजी ने खिलाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बाकी तमाम फेडरेशंस का भी हाल कोई खास अच्छा नहीं है।